हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848। ये वो एजेस रहेंगी जहाँ पर 1830 में बड़े लेवल पे आप कुछ चेंजेस रेवोल्यूशंस के थ्रू देखेंगे और वो 1848 तक वो चेंजेस फिर से चेंज होंगे और उन चेंजेस में ये मान लिया जाएगा जो अथॉरिटीज़ हाई लेवल की होंगी वो ये अपना लेंगी कि नेशंस आगे ऐसे ही चलेंगे। इसीलिए ये आपके टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। कंजर्वेटिव रिजीम जो हमने इससे पिछला टॉपिक देखा उसमें यही कि वो 1815 के बाद अपनी पावर्स इस्टेब्लिश कर लेती हैं और बाद में कंसोलिडेट या इकट्ठी रखने की कोशिशें भी करती हैं। बट समय के साथ फिर से चेंज देखने को मिलता है। इधर से जिन लोगों ने सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी वो भी अपनी कोशिशें लगातार बनाए रखे हुए हैं। लिबरल नेशनलिस्ट जो लोग हैं वो भी अपने रेवोल्यूशन को एसोसिएट कर रहे हैं और इंक्रीज लेवल पे लेके जा रहे हैं। बहुत सारे पार्ट्स में, रीजन्स में यूरोप के इन चीज़ों को फिर से शुरू कर रहे हैं। इटालियन, जर्मन स्टेट्स, पार्ट्स ऑफ या प्रोविंसेस ऑफ ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड, पोलैंड, इन सब में चेंजेस देखे जाते हैं। रिवोल्यूशंस यहाँ वही लोग कर रहे हैं जो मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया था, एजुकेटेड पीपल थे, इलीट क्लास में थे। प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स, मेंबर ऑफ कॉमर्शियल मिडिल क्लास। यहाँ जो कॉमर्शियल मिडिल क्लास हम देख रहे हैं ये वही कर दिया गया है जो बिजनेसमैन थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको इसमें इंक्लूड कर दिया है। और जो प्रोफेशनल्स थे वो ये हो गए हैं प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स। और भी हाई लेवल के ऑफिशियल्स थे वो भी इंक्लूडेड रहेंगे। बेसिकली ये मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया है जो रिवोल्यूशंस चला रहा है। तो इसी में हम फर्स्ट अप हिविल देखते हैं। जुलाई 1830 में होता है और होता कहाँ है? फ्रांस में होता है। अब जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है वो भी 1789 में जुलाई में ही होता है। तो आपको याद रखना इजी रहेगा कि ये भी जुलाई में है और 1830 में है और ये 1789 में है और जुलाई में ही हुआ था सबसे पहले। यहाँ पर जो 1815 में चेंजेस किए गए थे, जैसे फ्रांस में बोर्बन डायनेस्टी को दोबारा से रिस्टोर कर दिया गया था पावर को कंजर्वेटिव लोगों ने, तो ये ओवरथ्रो कर दी गई है। लिबरल रिवोल्यूशनरीज ने इनको हटा दिया है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की दोबारा से इस्टेब्लिश कर दी है जो 1789 के बाद में भी शुरू की गई थी। और यहाँ अब हेड होंगे, याद रखिए, लुईस फिलिप। अब इस नाम से एक ब्रांड भी है तो आपको याद रखना कोरिलेशन में इजी रहेगा। ड्यूक मेटरनिक दोबारा से, ये वही हैं ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक हैं। इन्होंने दोबारा से एक बात कही है, व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। और ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसीलिए स्टार मार्क्ड है कि जो चीज़ शुरुआत होती है फ्रांस से तो रेस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़ में भी उनके चेंजेस देखने को मिलते हैं। यहाँ भी यही है, 1789 में भी तो ऐसा ही हुआ था। और जब यहाँ 1830s में दोबारा से आप चेंजेस देखेंगे तो भी रेस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़ में उसी के बाद के कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। फ्रांस के जुलाई रिवॉल्यूशन को देखते हुए ब्रुसेल्स में भी अपराइजिंग हुई और वो अपराइजिंग थी जिससे बेल्जियम नीदरलैंड से अलग हो गया। अब जो याद कीजिए, हमने एक वीडियो में 1815 के बाद में ये देखा था कि फ्रांस अब फर्दर एक्सपेंशन ना कर पाए, इसलिए कंजर्वेटिव रिजीम ने उसके आसपास के इलाकों को ऐसा बना दिया था जिससे कि वो बांट दिया था ऐसे जिससे वो आगे ना बढ़ पाए। तो नीदरलैंड्स को बेल्जियम दिया गया था नॉर्थ में फ्रांस के। यहाँ पर इसी को 1830s में हटा दिया गया है थ्रू रिवॉल्यूशन। आगे मैप में देखते हैं इसको। यहाँ पर ये नीदरलैंड है और नीदरलैंड के साथ बेल्जियम है और ये 25 अगस्त 1830 से 14 जुलाई 1831 तक ये एक रिवॉल्यूशन चला है जिससे बेल्जियम ब्रेक्स अवे फ्रॉम नीदरलैंड्स।
और ऐसे ही चेंजेस अलग अलग देखने को मिलेंगे। एक ऐसा इवेंट है जिसने जो लिबरल नेशनलिस्ट हैं उनकी फीलिंग्स को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया, वो है कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये लिबरल नेशनलिस्ट एजुकेटेड इलीट क्लास थे यूरोप में। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके बारे में देखते हैं। ग्रीस, पहले इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो उसमें ये ओटोमन एम्पायर का हिस्सा रहता है 15th सेंचुरी से। मैप के थ्रू देखिए, ये ओटोमन एम्पायर है, ब्लू रीजन, और ये यहाँ ग्रीस है। और ग्रीस भी 15th सेंचुरी से इसका हिस्सा होता है। और धीरे धीरे समय के साथ जो रिवोल्यूशनरी हैं, नेशनलिस्ट लोग हैं यूरोप में, उनकी ग्रोथ होती है और उसी के साथ स्ट्रगल शुरू होता है ग्रीक लोगों के इंडिपेंडेंस के लिए, जो शुरू हो रहा है 1821 में। ग्रीस के नेशनलिस्ट लोगों को सपोर्ट मिलती है और भी अदर ग्रीक लोग जो एग्जाइल में चले गए थे आफ्टर ऑक्यूपेशन ऑफ मुस्लिम एम्पायर। जो बहुत सारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो सिंपैथाइज करते हैं एंशियंट ग्रीक कल्चर को, क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज आप भी देखते हैं कितने सारे वर्ड्स ऐसे हैं इंग्लिश के जो हम कहते हैं लैटिन से लिया गया है, ग्रीक से लिया गया है। तो ग्रीक कल्चर बहुत इनरिच्ड था। पोएट्स और आर्टिस्ट यहाँ ग्रीस को एक क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन बोलते हैं। हाईली प्रेज्ड और एडमायर्ड कोई चीज़ होती है उसको क्रेडल कहा जा रहा है। लोगों का ओपिनियन वो भी बदलता है और वो सपोर्ट करने लगते हैं मुस्लिम एम्पायर के खिलाफ स्ट्रगल ग्रीस की। और ऐसे ही एक पोएट है लॉर्ड बायरन, ये भी फंड ऑर्गेनाइज करते हैं और फाइट में चले जाते हैं, वॉर में चले जाते हैं, युद्ध लड़ने चले जाते हैं। बट एक दुखद बात है कि वो वहीं पर बीमार होने की वजह से 1824 में मर जाते हैं, पर उन्होंने एटलीस्ट कोशिश तो की है। फाइनली जब हम पाते हैं कि कॉन्स्टेंटिनोपल की 1832 में एक ट्रीटी होती है और ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया जाता है। कॉन्स्टेंटिनोपल एक राजा हुए हैं रोमन एम्पायर के, कॉन्स्टेंटाइन। उन्होंने इस सिटी को इस्टेब्लिश किया था अपने ही नाम से, कॉन्स्टेंटिनोपल, और आज के समय में ये इस्तांबुल नाम से जाना जाता है, टर्की में है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं फिनिश होती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।